हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेदा ऑफ आयु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है 2024 के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर साइट बता रखी है कहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको कोई हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउचर स्टार्ट हो जाता है एकेडमिक ईयर के लिए। ये आयुष के लिए है, मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी के लिए एडमिशन के लिए, जिसमें एमडी और एमएस होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, जो कि 85% इसके थ्रू मिलने वाला है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे है, तो वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको सिक्योरिटी मनी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बारे में रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है यहाँ पर बताया है, और भी हम चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर अच्छा कुछ ख़ास लिखा नहीं है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है हम वहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए, ये जो डेट है यहाँ पर बताई गई है, टाइम टेबल बता दिया है कि ऑनलाइन पंजीकरण, मतलब ये रजिस्ट्रेशन और जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 आपको पे करना है ऑनलाइन। और ये कब से है? 30/9/2024 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और 3 अक्टूबर 2024 से शाम 5 बजे तक ये आपकी ओपन रहेगी। इसी टाइम में आपको क्या करना है, अपना सिक्योरिटी मनी देना है, जिसमें कि 2000 किसके लिए है? जो गवर्नमेंट अगर अपना चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं उनके लिए है, और 5K किन के लिए है? जो प्राइवेट करना चाहते हैं प्लस गवर्नमेंट करना चाहते हैं, ये दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट ही करना चाहते हैं तब भी आपको 5K देना है, अगर आप दोनों करना चाहते हैं तब भी 5K देना है, आप दोनों भर सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट रहेगा अगर आप 5K देंगे, मतलब 50K देंगे, सॉरी। तो 50K यहाँ पर लगेगा, और 20K यहाँ पर सिक्योरिटी मनी है। ओके, तो ये था हमारा सिक्योरिटी मनी के लिए। ओके, देन यहाँ पर जो भी ऑनलाइन अभिलेखन है, मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। ये 30/9 से 4/10 के उसमें होंगे आपके, 5 दिन आपको मिल रहे हैं। देन उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी 4 को। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 4 से 7 तारीख तक। उसके बाद सीट जो भी आपको अलॉटमेंट होगा वो 7/10 को होगा। नोडल सेंटर, मतलब जो भी आपको सेंटर मिलेगा उसमें आपको फ़िज़िकल अपना जो भी वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो कराने होंगे, मतलब आपको खुद जाना होगा, ठीक है। अगर आप आयुर्वेद से हैं तो आपको 8 और 9 में जाना है। अगर आप होम्योपैथी से हैं तो 10 तारीख को जाना है, और यूनानी है तो 11 तारीख को जाना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ये। देन आवेदन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, ठीक है। जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है उसमें आपको जाना है, तो यहाँ पर क्या बताई है? अंतिम तिथि बताई है कि 8/10 से दिनांक 16/10 तक आप जा सकते हैं, एक्सेप्ट 12 और 13 डेट को आपको नहीं जाना, क्योंकि उस दिन दशहरा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 7 दिन है, उसमें आप जा सकते हैं। प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन, अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो वह आप 16 को करा सकते हैं, 16 तक करा सकते हैं। लेकिन जब आप अपग्रेड कराओगे और आपको कॉलेज मिलेगा उसमें, तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर जाइएगा। अगर आपने अपग्रेडेशन कराया है तो आपको दोबारा से नोडल सेंटर पर अपना जो भी है वेरिफिकेशन कराना होगा। एक दिन मिलेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो ये आपको देख के करना है। ये क्या लिखी हुई है यहाँ पर? साइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, नोडल सेंटर क्या बोला है इन्होंने कि राजकीय तकमील उत्तिव कॉलेज एवं चिकित्सालय, यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, बिजनौर रोड निकट रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ पर मूल अभिलेखों का ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ओके, तो ये क्या है? नोडल सेंटर काउंसलिंग का स्थल बताया गया है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना ही पड़ेगा। ओके, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ही प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउंसलिंग की
कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान सत्र 2024-25 में कॉलेजों की मान्यता की अद्यतन स्थिति, अन्य सूचनाओं की जानकारी हेतु समय समय पर वेबसाइट इस पर दी जाएगी। ओके, जो भी आपका है। अब यहाँ से क्या बताया है, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो बताया गया है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पर करना है, इस वाली साइट पर करना है। आपको जाना है इस साइट पर। पंजीकरण शुल्क जो होता है, जो कि ये क्या मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, वो रिफ़ंड नहीं होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट लेना है तो आपको एंट्री करनी होगी 2000 रुपीज़ से। ओके, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी कि कौन सी साइट है। तो 2000 यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हमने बता दिया है। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी भी करना चाहते हैं तो उसमें 1000 और आपको एक्स्ट्रा देना होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। ये नॉन रिफंडेबल है, हमने बता ही दिया है। अब अभिलेखों का अपलोड करना, ये आपको सेकंड स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। AIA PGET 2024 स्कोर कार्ड जो है, जो कि आपको रिज़ल्ट मिला था जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा था, उसका स्कोर कार्ड, हाई स्कूल अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा वांछित विद्या की मार्कशीट एवं उपाधि का प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है आपके हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, वो सब लगेंगे। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि डोमिसाइल लगेगा आपका, ठीक है, डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, जो कि आपका 30 अप्रैल के बाद का होना चाहिए 2024। इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 31/7/2024 तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिला है ना आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तिब्बी लखनऊ से जो मिला है वो यहाँ पर लगेगा। निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण, आरक्षण क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है आपको वो दिखाना है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश को संबंधित, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है BMS का अदर स्टेट से हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। या उत्तर प्रदेश से जो आपको मिला है वो यहाँ पर लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको प्रूफ देना होगा, इंटर्नशिप का जो भी आपको मिला है ना उसका प्रूफ चाहिए। देन सिक्योरिटी मनी हमने बता ही दिया है, 20,000 लगेगी अगर आप आयुर्वेद मतलब राजकीय अगर करते हैं तो 20,000, निजी के लिए आपको 50,000 देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं निजी और राजकीय दोनों करूं तो भी आपको 50,000 ही देना होगा, ठीक है। पंजीकरण शुल्क धरोहर राशि को ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी। तो यह आपको पता ही है कि पहले आपको मतलब कि 50,000 प्लस 2,000 आपको देना होगा गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। ओके, 20,000 प्लस 2,000 देना होगा आपको सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या देना है। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती तो अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग कर सकता है, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे में आपकी धरोहर जमा नहीं की जाएगी, ठीक है, वही उसी से काम चलेगा। आपको अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम द्वितीय चक्र में आवंटन या अपग्रेडेशन के बाद आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते, वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय तृतीय में लेते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया, ठीक है, अपग्रेडेशन के बाद भी आपने नहीं लिया, तो सेकंड में आप तभी बैठेंगे जब आप सिक्योरिटी मनी दोबारा देंगे, मतलब 20,000 या 50,000 देंगे तभी बैठ पाएंगे। तो सोच समझ कर ही करिएगा। धरोहर भुगतान ना करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन भरने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं दिया सिक्योरिटी मनी तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रवेश के बाद धरोहर धनराशि वापसी, ठीक है। जिन अभ्यर्थी ने सीट आवंटन के बाद संबंधित कॉलेजों में प्रवेश ले लिया है, जिन अभ्यर्थियों की कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उनकी धरोहर धनराशि वापस की प्रक्रिया सभी चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद की जाएगी। मतलब जिन्होंने एलोटेड कॉलेज है उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया है ऐसे लोगों को, और जिन अभ्यर्थियों को कोई सीट मिली ही नहीं है ऐसे लोगों को क्या होगा कि जब काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी मनी मिलेगी। ओके, अभ्यर्थी की
धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफ़े या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए आपको अपने ही अकाउंट से करना होगा। अब किस में आपकी जब्त की जाएगी, ठीक है, फॉरफाइट की जाएगी, आपको नहीं मिलेगी ये। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय में या स्टे वैकेंसी के बाद अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपने नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेड कॉलेज में नहीं जाते तो भी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे आपको फर्स्ट राउंड में मिल चुका है और आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में खेलना है, ठीक है, तो पहले तो आप उसमें लेंगे एडमिशन, उसके बाद आप अपग्रेड कराएंगे। अगर आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा अगर आपने उसमें नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। यदि AA CCC से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उस शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको AA CCC में मिल गया है तो उस कंडीशन में आपको धरोहर वापस कर दी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे दे रखा है फ्लो चार्ट, ठीक है। अगर आपने AA CCC देखा होगा तो उसमें भी फ्लो चार्ट दिया हुआ था, तो वैसे ही UP आयुष ने भी दिया है। उसमें एक कंडीशन थी कि AA CCC में आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट ले सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट मिल जाएगा। तो आपने अगर राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपने फ़ीस पेमेंट करा दी, ठीक है, इसमें कौन जाएंगे राउंड 1 में? तो यहाँ पे लिखा है कि जिनका क्वालिफाइड हो गया है कैंडिडेट वही जा सकते हैं, ठीक है। जो भी बताया गया है कि 40 परसेंटाइल किसके होने चाहिए, 45 किसके होने चाहिए, वो सब बताया हुआ है। आपको हम आगे बताएंगे कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन देना, जो हमने बता दिया 2000 होगा। देन यहाँ पर सिक्योरिटी मनी भी हमने बता दिया है कि 20,000 लगेगा और 50,000 लगेगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आएंगे, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ऑनलाइन ही आपके वेरीफाई होंगी, जो हमने अभी बताए थे कि सिक्योर आपका रिज़ल्ट लगेगा, ठीक है, 11th-12th के मार्कशीट लगेगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है BMS का वो लगेगा, ठीक है, डोमिसाइल लगेगा, कास्ट लगेगा, तो वो सब लगेंगे इसमें। देन पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग और लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लिस्ट विल रिपोर्ट टू नोडल सेंटर, और वही लिस्ट जो है वो नोडल सेंटर पहुंचाई जाएगी, जो हमने अभी बताया है, लखनऊ का एड्रेस बताया है, उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कहाँ पर है, तो आपको जाना पड़ सकता है। ओके, देन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट नोडल सेंटर, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इफ़ येस, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। इफ़ येस, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू कॉलेज एंड कंप्लीशन एडमिशन प्रोसेस, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाना है, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रिज़ाइन और कंटिन्यू स्टडी, ये आप पर डिपेंड है कि आप रिज़ाइन करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि विलिंग ऑफ अपग्रेडेशन इन राउंड 1, वो आपसे पूछें कि आपको अपग्रेडेशन कराना है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि मैं राउंड 1 में जो मुझे कॉलेज मिला है उसमें मैं अपना अलॉट कर लूँ, उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सेकंड राउंड में और अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन कराना होगा। इसमें क्या होगा कि आपके राउंड 1 में जो कॉलेज है वो तो सेफ़ रहेगा, लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन में जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको, अगर जो कॉलेज मिला अपग्रेडेशन के बाद उसमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपके पुराना सीट है वो आपके पास नहीं रहेगा, उस पे आपको कोई हक नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटमेंट विल ऑल्सो बी इंक्लूड इन अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1, ठीक है, वो भी अपग्रेडेशन में जाएंगे जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला। देन राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट हो गई आपको, ठीक है। अगर नहीं हुई तो आप राउंड 2 में जाएंगे, अगर हो गई है तो न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू नोडल सेंटर अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फिजिकल वेरिफिकेशन। सेम बात है, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो गया नोडल सेंटर पर, अगर वेरीफाइड हो गया है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो और अपने कॉलेज में जाओ और एडमिशन कंप्लीट कराओ, ठीक है। ये लिखा है, आपको रिज़ाइन करना है या कंटिन्यू करना है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आपकी सिक्योरिटी मनी ज़ब्त हो जाएगी, अगर आपने कुछ भी आपने रूल तोड़ा तो आपका नहीं मिलेगा। रीशफलिंग होगी राउंड 2 की,
उसके बाद राउंड 2 में जाएंगे। राउंड 2 काउंसलिंग, क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे, डिस्प्ले वैकेंट सीट, जो भी वैकेंट सीट रहेंगी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन फ़ी अपना सिक्योरिटी मनी भरो। ये उनके लिए है जो न्यू है, ठीक है। हर राउंड में न्यू बच्चे भर सकते हैं एक्सेप्ट स्ट्री वैकेंसी, ठीक है। वही ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, पब्लिकेशन होगी स्टेट मेरिट लिस्ट की, चॉइस फिलिंग भरी जाएगी एंड देन सीट अलॉटमेंट होगी। यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 2 के लिए, ये बता ही दिया है। राउंड 1 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर उन्हें कोई सीट नहीं मिली है वो ऑब्वियसली है कि वो राउंड 2 में आ जाएंगे। उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ना ही उन्हें 20,000 देने, ना 50,000 देने, ना 2,000 का रजिस्ट्रेशन करना है। वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी नहीं मिली है। कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटमेंट कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड फिल फ्रेश चॉइस। इसमें आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस भरनी है। चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल, ठीक है। ये नहीं है कि आपने राउंड 1 में जो भरी थी वही आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, नहीं, आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस भरनी ही पड़ेगी, ओके। देन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट नोडल सेंटर। वही बात है, आपको बार बार जाना पड़ेगा। अगर आपने अपग्रेडेशन कराया या राउंड 2 में आपको जाना है तो उसके लिए आपको बार बार नोडल सेंटर जाना होगा। लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लिस्ट विल रिपोर्ट टू नोडल सेंटर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको उस नोडल सेंटर पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इफ़ यस, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्ट टू कॉलेज, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, रिज़ाइन और कंटिन्यू स्टडी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हीलिंग ऑफ अपग्रेडेशन इन राउंड 2, कैंडिडेट्स विद नो सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 2। जिन्हें नहीं मिलेगी वो ऑब्वियसली हैं कि वो अपग्रेडेशन में जाएंगे। जो न्यूली सीट अलॉटेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू नोडल सेंटर, ये बार बार कह रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर ही होगा, ठीक है। जो भी आपको अपग्रेडेशन में एक सीट मिलती है उसमें आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। जिन बच्चों को इसमें भी नहीं मिला वो किस में जाएंगे, काउंसिलिंग मतलब राउंड 3 में जाएंगे, ठीक है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना और फिर जाना है। वेरीफाइड हो जाता है तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे, रिज़ाइन और कंटिन्यू स्टडी, रीशफलिंग। देन राउंड 3 में ही वही है, क्वालिफाइड बच्चे, वैकेंट सीट दिखेगी, रजिस्ट्रेशन पेमेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपना, ना राउंड 1 में ना राउंड 2 में, तो उनके लिए अवेलेबल है। एडमिटेड कैंडिडेट जो है राउंड 1 राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर रीशफलिंग, ठीक है। रीशफलिंग के लिए उन्हें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में आपको क्या करना होगा, अपनी मतलब जो आपने चॉइस भरी थी वो नल रहेंगे, ठीक है। आपको दोबारा से ही फ्रेश चॉइस सबमिट करनी होंगी राउंड 3 के लिए, ठीक है। सभी बच्चों के लिए बोला गया है। वही सेम प्रोसेस है, जो भी आपको अलॉटमेंट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ नोडल सेंटर पर, जो भी मिलेगा उसमें जाओ। इसमें आपको कोई एग्जिट नहीं मिलेगा, आपको स्टडी कंटिन्यू करनी ही होगी, ठीक है। देखिए जितने भी हमने पढ़े सब में क्या था कि आप या तो क्या कर सकते हो, रिज़ाइन कर सकते हो या फिर कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये जो राउंड 3 है इसमें आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसमें रिज़ाइन नहीं कर सकते। इसमें कोई एग्ज़िट नहीं है, ठीक है। आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी राउंड 3 में। अब आता है स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी बहुत ख़तरनाक है, इसमें आपको लेना ही पड़ेगा सीट तभी भरिएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है इसमें। कैंडिडेट नॉट अलॉटेड सीट, जिसने किसी भी राउंड में अलॉट नहीं हुई है वो बच्चे भी इसमें रहेंगे। एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 2 3 कांट पार्टिसिपेट, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, चॉइस फिलिंग, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए अपना नोडल सेंटर पर, जो भी आपको अलॉटमेंट मिलता है उसमें डाउनलोड करें और अपना कॉलेज में जाएं। इसमें आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, कोई फ्री एग्जिट नहीं है। तो राउंड 3, ठीक है। और स्टे वैकेंसी, इसमें आपको कोई फ्री एग्जिट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें आपको लेना ही पड़ेगा, रिज़ाइन नहीं कर सकते आप, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग से बाहर जाएंगे। अब देखिए अब एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं हम, ठीक। एलिजिबिलिटी बता रखी है यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, पहले तो आपको एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा, वही बच्चे जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो जिन्हें AA-CCC में कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे बच्चे बैठेंगे इसमें। परसेंटाइल दे रखा है कि 50 परसेंटाइल किसके लिए चाहिए, तो EWS के लिए चाहिए, है ना। 45 किसके लिए चाहिए, अनारक्षित,
जो कि दिव्यांग हैं, ठीक है। बाकी सब 40 परसेंटाइल हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ठीक। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वही बैठेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जिनकी इंटर्नशिप 31/7/2024 से पहले कंप्लीट हुई है वो बच्चे बैठेंगे। या प्रवेश के राजकीय आयुष महाविद्यालय की कुल स्वीकृति सीट जो 85% सीट हैं वो इससे भरी जाएंगी, ये तो ऑब्वियसली पहले ही बता दिया गया है। और 15% डबल ए ट्रिपल सी से भरी जाएंगी, ठीक। लेकिन जो केंद्रीय कोटा की सीट हैं अगर वो रिक्त रह जाती हैं तो वो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। उसके वजह से उसके अकॉर्डिंग ही उसमें सीट भरी जाएंगी। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। नोडल सेंटर हमने बता ही दिया, ये लखनऊ में है ना। आपको मूल निवासी होना अनिवार्य है, मतलब कि डोमिस यहाँ के होने चाहिए आप उत्तर प्रदेश के, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा सीट से भरी जाएंगी, ये बता ही दिया है। 85% सीट इस स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। अब इन एलिजिबिलिटी क्या बताया है? जिन्होंने अपना ना तो कॉलेज उनका यूपी का है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक। ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंटर्नशिप 31/7/2024 से पहले नहीं कंप्लीट हुआ है वो भी नहीं कर पाएंगे इसे। राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, ठीक है, वो भी नहीं कर पाएंगे पंजीकरण। ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग डबल ए ट्रिपल सी के प्रथम द्वितीय तृतीय वैकेंसी के प्रत्येक काउंसलिंग के उपरांत निर्गत अनहर सूची में सम्मिलित होंगे वो भी इसमें नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, जिन्होंने डबल ए ट्रिपल सी किया है। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? इस वाली साइट पर आपको जाना है। अपना 2000 जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 20,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, 50,000 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए है, ये हम बता चुके हैं। अगर आप स्टे वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो 10,000 और एक्स्ट्रा लगते हैं, वरना 20,000 मतलब 2,000 ही इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। सिक्योरिटी मनी हमने बता ही दी है कैसे कैसे आपको करना है। 50,000 तब जाएगा जब आप चाहते हैं कि मैं उसमें भी जाऊँ, प्राइवेट में भी और उसमें भी जाऊँ, गवर्नमेंट में, ठीक। धनराशि कब जब्त कर ली जाएगी? जब प्रथम द्वितीय तृतीय में अगर आपको आवंटित हो गया है, अगर आपने प्रवेश नहीं लिया उसमें तो आपको नहीं मिलेगी, जब्त कर ली जाएगी। किंतु यदि प्रथम द्वितीय तृतीय में प्रवेशित अभ्यर्थी एडमिशन डबल ए ट्रिपल सी से सीट आवंटित हो जाती है, मतलब जिसे डबल ए ट्रिपल सी में मिल जाती है, एवं अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से स्टे वैकेंसी चक्र से पूर्ण त्याग पत्र देता है, उसे शिक्षण शुल्क और धरोहर वापस कर दी जाएगी, ठीक है। जो डबल ए ट्रिपल सी में जिसे सीट मिल गई है उसको मिल जाएगी सिक्योरिटी मनी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 जाएगी, प्राइवेट के लिए 50,000 जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में करना चाहते हैं तब भी 50,000 ही जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। 85% राजकीय कोटा सीट 50,000 से भरी जाएंगी। जो स्टेट कोटा के हैं उन्हें यही फ़ायदा है कि 85% सीट उनके फेवर में रहेंगी। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो अगले राउंड में बैठ सकता है। तो उसमें कोई धनोहर धनराशि जमा नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम द्वितीय चक्र में आवंटन या अपग्रेडेशन के उपरांत में प्रवेश नहीं लेते हैं वह अभ्यर्थी धरोहर पुनः जमा कर द्वितीय और तृतीय चक्र में करेंगे, ठीक है। जैसे राउंड 1 में मिल चुका है वो नहीं लेना चाहता तो उसे राउंड 2 में दोबारा से पैसे देने होंगे 50,000, उसके बाद ही वो कर पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी, ठीक है। अभ्यर्थी नोडल सेंटर पर अभिलेखों के सत्यापन के समय निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप से एवं स्वप्रमाणित एक एक छाया प्रति सहित निर्धारित समय तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होंगे। ARAPGET का स्कोर कार्ड चाहिए, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। उसका प्रवेश पत्र चाहिए जो आपको
एग्ज़ाम के टाइम जो चाहिए था, ठीक है, वो चाहिए होगा। ऑनलाइन पंजीकरण 2024 का प्रिंट आउट, जब आप अपना ये करेंगे ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2000 वाला, तो इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है। धरोहर धनराशि का प्रिंट आउट निकलवाना है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मतलब 10th और 12th का प्रमाण पत्र और अंक तालित मतलब वही जो आपका रिज़ल्ट है और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो उसमें लगेंगे। वांछित विद्या की स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र, समस्त अंक तालिका, जो भी आपका बीएमएस से रिलेटेड जितनी भी मार्कशीट है वो लगेंगी, ठीक है। इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 31/7/2024 तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र। एक फ़ोटोग्राफ लगेगा जो उसी नेगेटिव से बना हो जो AIA-PGT में ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था, ठीक है। निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सेवा योजना हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक 1/4/2024 अथवा उसके बाद की जारी किया गया हो ही मान्य होगा, ठीक है। जो भी आप बनवाएंगे वो इस कंडीशन पर ही बनवाइएगा। ये दिव्यांगजन के लिए है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निवास करने का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, ये सब लगेगा जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो आपने उसमें लगाया था, ठीक है, एप्लीकेशन में। मूल अभिलेख ना होने अथवा अभिलेख गलत पाए जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि अभ्यर्थी प्रथम द्वितीय केंद्रीय काउंसलिंग से किसी दूसरी संस्था से प्रवेशित है, उसे मूल अभिलेख उस संस्था में जमा है। अभ्यर्थी उसे संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, परंतु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मतलब कि आपको डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। ये क्या है यहाँ पर बताया हुआ है, स्टेट तकमील उत्तीव यूनानी मेडिकल कॉलेज है, बिजनौर रोड लखनऊ पर, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, रमाबाई रेली स्थल पर। काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमने अभी पढ़ाया है ना फ्लो चार्ट में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोई ख़ास नहीं है। रिज़ाइनेशन आपको देना होगा आपका, जैसे आपको जो भी कॉलेज मिलेगा या तो आप उसमें ले सकते हो या फिर रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पर बता रखा है, अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप पढ़ सकते हो। रिज़र्वेशन यहाँ पे बता रखा है 27% है, OBC का 21 है, SC का ST का 2% है, 10% है EWS का। प्रमाण पत्र ज़रूर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, 1/4/2024 के बाद का लगेगा, बार बार बता रहे हैं ये। ये भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मेडिकल कॉलेज के शुल्क और अन्य जानकारी, कॉलेज फ़ीस, ये सब दे रखा है, हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ से कॉलेज की जो लिस्ट निकली है, कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है लखनऊ का, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ, कौन कौन सी सीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पीलीभीत है, वाराणसी में है एक कॉलेज। यहाँ से प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, VYDS है बुलंदशहर का, ठीक है। अलीगढ़ में है, कौशाम्बी, सहारनपुर, मथुरा है ना, फ़र्रुखाबाद, अलीगढ़, मथुरा में है। तो ये कॉलेज आप अपने आप देखिएगा, जो आपको सूटेबल लगते हैं उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ से तो यूनानी स्टार्ट हो गया है, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आपका BAMS में अगर आप हैं, आपको PG चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
देन यहाँ से क्या है कि यूनानी कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, सहारनपुर में है, अलीगढ़ में है, ओके, लखनऊ, कानपुर, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये निवास प्रमाण पत्र है जो कि यहाँ पे बता रखा है कि जिलाधिकारी के समक्ष डोमिसाइल सामान्य निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमिसाइल सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतः पैरामिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती डिग्री है, हमारे काम का नहीं है, इसे आप देख लेना अपने आप। ठीक है, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इन्होंने निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है, वो आप देख लीजिए। ये निवास प्रमाण पत्र है। सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास पत्र। ये है प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए। अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो ये आपका प्रमाण पत्र है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये साइन वाइन आपको कराना है, ठीक है। पिछड़ा जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ऐसा ही आपको बनवाना है फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपको 1/4/2024 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए, उसके बाद का ही बनाना है। देन ST SC वालों के लिए ऐसे बनाना है। सभी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, ये पता नहीं क्या है। आप जिस कास्ट के हैं उस कास्ट के लिए बनाना है आपको। स्वयं घोषणा पत्र, आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो उसके लिए है। अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए है ये। PWD के लिए है ये। डिसेबिलिटी के सेंटर्स दे रखे हैं यहाँ पर, आपको करना होगा अपना। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।